अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम जो है वो हमने एक हमारी जनरल जो मिसकंसेप्शन है अबाउट आवाज़ मेरी ठीक आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. लास्ट टाइम हमने Yes. एक मिसकंसेप्शन जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड जो थी उसको हमने एड्रेस किया था, और वो ये थी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो 31 दिसंबर की स्टेटमेंट्स हैं, तो वो 31 दिसंबर को ही जो है वो कंप्लीट हो जाया करती हैं और यानी पब्लिश भी जो है वो हो जाती हैं। तो लास्ट टाइम पे हमने देखा कि एक्चुअली जो है वो ऐसा नहीं होता। वो हम लोग जो है 31 दिसंबर अच्छा 31 दिसंबर के बाद जो है वो होता यूं है कि पहले एडजस्टमेंट्स और क्लोजिंग का जो है वो प्रोसेस चलता है, और एडजस्टमेंट्स और क्लोजिंग के प्रोसेस के बाद आप सबसे पहला काम जो है वो ये करते हैं कि एडजस्टमेंट्स और क्लोजिंग के बाद ऑडिट होता है। Audit. जी जी। और ऑडिट के बाद फिर ये है कि हमने बात की थी कि ऑडिट होगा, फिर जो भी मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशंस वगैरह होंगी वो चलेंगी, और उसके बाद फिर ये है कि एजीएम कॉल की जाएगी। आवाज है आपकी। हाँ, अब ठीक है या अभी भी ठीक नहीं आ रही? सर अब सही हो रही है। हाँ, अच्छा। तो हमने यहाँ पे ज़रा कुछ मैंने वो ड्रॉ किया था कि मोहम्मद तैयब साहब और अच्छा, वो बीच बीच में असल में मैं बोल भी रहा हूँ और नहीं भी बोल रहा, तो वो शायद आपको इसलिए जो है वो लग रहा हो। जो हमने लास्ट टाइम जो है उसको मैं थोड़ा सा उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन टाइप जो है वो मैं एक बार फिर से दे देता हूँ कि हमारी बात जो है वो हुई क्या थी। यहाँ पे हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं और देखते हैं कि लास्ट टाइम तक हमारी बात जो है वो हुई क्या थी। बैलेंस शीट डेट है, बैलेंस शीट डेट सपोज के इज 31 दिसंबर। तो बैलेंस शीट डेट, इसके बाद फिर ये है कि एडजस्टमेंट्स, क्लोजिंग एक्सेट्रा, और फिर इसके बाद जो है वो साथ ही साथ जो है वो ऑडिट वगैरह भी हो रहा होता है। फिर मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशंस हैं, फिर इसके बाद जो है वो एजीएम का नोटिस है, और एजीएम का नोटिस जो है वो भी आपको देना पड़ता है कम से कम भी 2 वीक्स पहले आपको नोटिस जो है वो देना पड़ता है। और ना सिर्फ ये है कि वो नोटिस जो है वो एक उर्दू और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में आपको उसको पब्लिश भी करवाना पड़ता है। और जिस दिन एजीएम होती है, एजीएम डेट जो है
एजीएम डेट पे ही आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं वो ऑथराइज हो जाती हैं और पब्लिश भी होती हैं। ऑथराइज भी इसी डेट पे होती हैं, पब्लिश भी इसी डेट पे की जाती हैं। ऑल्दो के एजीएम की जब मीटिंग कॉल की जाती है तो प्रैक्टिकली उससे पहले पहले तक आपके जितने भी मैटर्स होते हैं वो रिजॉल्व हो चुके होते हैं। मीटिंग में जो लॉ कहती है वो ये है कि मीटिंग में एनुअल जनरल मीटिंग जो होगी, तो एनुअल जनरल मीटिंग में ऑडिटर जो है वो अकाउंट्स पढ़ के सुनाएगा, और जो अगर उस पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह जो हैं वो फिर उसको साइन कर देंगे। या मेरे पास फिर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल आ रहा है, तो अब बात ठीक है? मेरी आवाज बीच में अब आ रही है या नहीं आ रही है? सर ठीक आ रही है। अच्छा, अब सपोज कि बैलेंस शीट डेट जो थी ये 31 दिसंबर 2019 थी, तो पिछले साल की जो फिगर्स होंगी इस सारे ड्यूरेशन, ये जो 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 कुछ भी ये बीच में हो रहा है, ये डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन, सपोज के ये सारा मैक्सिमम टाइम जो इसके लिए अलॉट किया गया है लॉ में, वो ये है कि ये 3 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम बैलेंस शीट डेट, एजीएम डेट और डेट ऑफ ऑथराइजेशन जो है, ये 3 महीने के अंदर अंदर ये सारा काम हो जाना चाहिए। तो हम सपोज करते हैं कि वो बैलेंस शीट जो कि 2019 की थी, जो कि पिछला साल बनता है, इसमें तकरीबन 2.5 मंथ्स जो है वो लग गए, और 2.5 मंथ्स 2.5 मंथ्स इसमें लग गए, और 15th ऑफ मार्च इज द डेट जब हमने जब ये चीज जो है वो, हाँ जी, ये IS-10 है जी, हाँ ये IS-10 है। तो 15th ऑफ मार्च वाज द डेट 2020। IS-10 और IS-37 क्योंकि इकट्ठे ही जो है वो देखे जाते हैं, यू यू कांट सेपरेट दीज टू, ऑल्दो के दीज आर सेपरेट स्टैंडर्ड्स, लेकिन बेसिकली ये एक ही मैटर को जो है वो डिस्कस कर रहे होते हैं, और दे आर वेरी 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 रिलेटेड टू ईच अदर। तो इस वजह से हम जब भी स्टडी करते हैं तो IS-10 और IS-37 को इकट्ठा ही स्टडी करते होते हैं। तो आज भी हम बेसिकली ऐसे ही करेंगे। तो जो एजीएम डेट है, एजीएम डेट पे जो अच्छा, तो बीच में मैंने बोलना बंद कर दिया था। अच्छा, तो 15th ऑफ मार्च को जो है वो हमारी एजीएम हुई, और एजीएम में ही ये सारी चीजें फाइनलाइज हो गई। अब ये जो 2.5 मंथ्स का बीच का जो टाइम पीरियड है, इसमें बहुत से ऐसे इवेंट्स जो हैं वो होंगे जो कि इस 31 दिसंबर वाली डेट को एक्सप्लेन कर रहे होंगे। मसलन मैंने जो है वो तैयब जो है, तैयब के ऊपर हमने कोई सेल की भी थी तैयब को, और वो सेल जो है वो हमने की थी 31 दिसंबर को ही, नहीं सॉरी, हमने उस सेल की थी हमने 25 दिसंबर को। तो जब 31 दिसंबर की हमने टेंटेटिव एक बैलेंस शीट दी, तो बैलेंस शीट पे तैयब हमारे डेटर्स के तौर पे शो हो रहा होगा। अब हमने उसको सपोज के टाइम दिया हुआ था February 28 तक, कि आप जो है वो जनवरी का पूरा टाइम ले लें, फरवरी का भी पूरा टाइम ले लें। तो हमने इसको तकरीबन, बल्कि 25 फरवरी कर देते हैं, 2 महीने का टाइम दिया हुआ था, 60 दिन के लिए तैयब को हमने क्रेडिट पे सेल की हुई थी, और तैयब ने भी उस वक्त यही कहा था कि जी ठीक है वो पे कर देगा और ऑल दैट। तो सपोज के 25 फरवरी को जब हम पैसे मांगने गए तैयब से,
तो तैयब जो है वो उसने कहा कि जी मैं तो बैंकरप्ट हो गया हूँ और मेरा तो बिजनेस ही खत्म हो गया है, और मैं जो हूँ वो सड़क पे पड़ा हुआ हूँ और मेरे पास तो खाने के लिए कुछ नहीं है, और वगैरह वगैरह। मीन्स के उसने कह दिया कि यार मैं पैसे नहीं दे सकता हूँ, मीन्स के हमें बैड डेट हो गया। अब ये जो तैयब याद रहे कि 31 दिसंबर को ये जो बैलेंस शीट डेट थी और जिसकी हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, जो कि अभी तक हमने फाइनलाइज नहीं की है, फाइनलाइज ये होगी जब एजीएम होगी। एजीएम में जाके इसकी इजाजत भी मिल जाएगी, एजीएम में ही जाके और सारे अकाउंट्स फिर आगे पब्लिश भी करेंगे, पब्लिक करेंगे हम। इससे पहले पहले तक हम जो है वो कंप्लीट जो हमारी इनकम स्टेटमेंट है या बैलेंस शीट वगैरह जो है ये हम पब्लिक नहीं करते होते। बिट्स एंड पीसेस में ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन जो है वो आप अपनी प्रेस रिलीज वगैरह जो है वो उसके थ्रू इशू करते रहेंगे, लेकिन बैलेंस शीट एज अ होल, इनकम स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं ये एज अ होल पब्लिश जो है वो नहीं की जाती टिल द टाइम हमारी एनुअल जनरल मीटिंग हो जाए, और एनुअल जनरल मीटिंग होने के बाद फिर चीजें फाइनलाइज हो जाएं, ऑडिटर उसको कह दें कि जी ये ठीक है, डायरेक्टर्स मान जाएं, और फिर आवाज मेरी फिर ठीक आ रही है? क्योंकि यार वो बीच बीच में मुझे आ रहा है कि इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, तो मैं इस वजह से बार बार पूछ रहा हूँ। खराब हो रही थी इससे पहले। अच्छा, अच्छा फिर 1 मिनट के लिए एक्सक्यूज कीजिएगा, मैं एक काम और कर लेता हूँ कि शायद कुछ मामलात हमारे थोड़े से ठीक हो जाएं, और इसको हम करते हैं क्लोज ताकि अच्छा अब कुछ सिचुएशन बेहतर हुई है? यस सर। अच्छा जी, अब ठीक हो। अच्छा तो हम बात कर रहे थे कि तैयब हमारी बैलेंस शीट पे मौजूद था 31 दिसंबर को, और ये बैलेंस शीट अभी तक वो नहीं हुई है, फाइनलाइज नहीं हुई है। फाइनलाइज कब होगी? जब ये एजीएम की डेट आएगी। तो इससे पहले पहले तक अगर हम देखेंगे कि अगर हम कुछ शायद के हम कुछ इसमें एडजस्टमेंट्स वगैरह कर सकते हो, तो वो एडजस्टमेंट्स हम देख लेंगे कि हो भी सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं। IS10 हम उस दिन पढ़ रहे थे, आज भी बेसिकली IS10 और 37 इकट्ठे ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये इकट्ठे ही जो है वो देखे जाते भी होते हैं। आपकी बुक जो मैंने आपको फॉरवर्ड की हुई है, उस बुक का PDF का ये 307 पेज है, 307 पेज, ठीक है, PDF का ये 307 पेज है। अच्छा, तो अभी हम बुक में से भी देख लेंगे कुछ चीजें, लेकिन बहरहाल फॉर द टाइम बीइंग जो है वो, तो हम अब ये जो बैलेंस शीट बैलेंस शीट डेट से लेके और जो हमारी डेट ऑफ ऑथराइजेशन है, इसके बीच बीच का ये जो टाइम पीरियड होता है, इसको पोस्ट, और उसमें जो इवेंट्स अकर हो रहे होते हैं उसको पोस्ट बैलेंस शीट डेट इवेंट्स कहते होते हैं। ठीक है, वो इवेंट्स जो कि पोस्ट बैलेंस शीट डेट इवेंट्स, इवेंट्स व्हिच इवेंट्स अकरिंग between the balance sheet date and date of authorization। ठीक है जी, तो बैलेंस शीट डेट और डेट ऑफ ऑथराइजेशन के बीच बीच के जो इवेंट्स हैं उनको पोस्ट बैलेंस शीट डेट इवेंट्स कहते हैं, और इनकी दो कैटेगरीज होती हैं। यानी अब कुछ इवेंट्स ऐसे होंगे, अभी 2.5 महीने हैं हमारे पास और चीज हमारी फाइनलाइज नहीं हुई है, तो अगर क्या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें मिल जाए, जैसे कि अभी हमने चीज फाइनलाइज नहीं की, तो ये अब हमारी बैलेंस शीट पे डेटर के तौर पे मौजूद है, लेकिन हमें
अप्रूवल से पहले पहले, पब्लिक करने से पहले पहले ही पता लग गया कि तैयब बैड डेट कर गया, तो क्या तैयब को अब भी इवन बैड डेट करने के बाद भी इसको बैलेंस शीट पे शो किया जाए एज डेटर या ना किया जाए? सपोज हमने उसको तैयब को जो क्रेडिट पे सेल की थी 25 दिसंबर को, और हमने उसको 25 फरवरी तक टाइम दिया था। तैयब ने जो है वो 10 जनवरी को ही, 15 दिन बाद ही तैयब ने पेमेंट कर दी। तो क्या अब भी हम इसको शो करें बैलेंस शीट पे एज अ डेटर या ना शो करें? तो ये वो क्वेश्चंस हैं, और इस किस्म के और भी बहुत से इवेंट्स होंगे। कोई आपके ऊपर जो है वो सपोज के कोई केस हुआ है और वो केस चल रहा था, और उस केस का फैसला जो कि 2019 में शुरू हुआ है, सपोज जून 2019 में शुरू हुआ था, और वो फाइनलाइज हो गया 1 मार्च को, उसका फैसला आ गया। वो बेशक आपके हक में आया हो या आपके हक में ना आया हो, तो क्या ऐसे केसेस जो कि पहले से चल रहे थे और बैलेंस शीट डेट तक जो है वो केसेस ही थे, कोई उनके ऊपर हमने को प्रोविजन या कुछ इस किस्म की चीज नहीं हमने बनाई हुई थी, तो क्या उनको इन ऐसी चीजों को एडजस्ट करें या ना करें, क्या किया जाए? जी सर्विश। सर्विश का कोई क्वेश्चन था? सर्विश है कहाँ पे? सर्विश मुझे नजर नहीं आ रही है। सर्विस ड्रॉप तो नहीं हो गई? अनम्यूट कर दिया जी सबको। सर्विस आप क्वेश्चन पूछ सकती हैं, अनम्यूट कर दिया है मैंने। सर सर्विस का माइक्रोफोन खराब है। अच्छा, वो पता नहीं उसने हैंड रेज किया था कुछ। तो क्वेश्चन वो फिर या तो टाइप कर दें और चैट में वो आ जाए, या फिर और मुझे यहाँ पे भी नजर नहीं आ रही है। सर यहाँ पे तो है सर, नजर आ रही है। अच्छा, मुझे नहीं अपीयर हो रही है यहाँ पे। अच्छा, नहीं आ रही, हाँ ठीक। तो माइक, अच्छा चलें वो ठीक है। चलें, कोई क्वेश्चन है तो उनसे कहें कि फिर बता दें, आप बता दें उनकी जगह। ओके सर, मैं पूछता हूँ। अच्छा ठीक है। लास्ट लाइन ये थी, मैं बेसिकली टॉपिक आप लोगों को जो है वो आपको समझाना चाह रहा हूँ या डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि ये जो बीच का टाइम पीरियड है ना, ये 2.5 महीने का, इस 2.5 महीने में जबकि चीज अभी फाइनलाइज नहीं हुई है, चीजें अभी फाइनलाइज नहीं हुई हैं, तो असल जो प्रॉब्लम जो कि IAS 10 एड्रेस कर रहा है या एड्रेस करने की कोशिश कर रहा है, वो ये है कि क्या इस बीच के टाइम पीरियड में जो इवेंट्स जो है वो हमारे सामने आ रहे हैं, जैसे तैयब की पेमेंट या नॉन पेमेंट का इशू एक हमें पता लगा, जैसे कि कोई केस हम पे हुआ था और उसका फैसला जो है वो अभी हमारी AGM से पहले पहले आ गया है। जो क्लोजिंग स्टॉक था उसकी NRV जो है वो हमारी पता लगी है कि यार वो जो हमने कैलकुलेट की हुई थी, कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया हुआ था और रिकॉर्ड NRV पे करना चाहिए था। तो ये वो जो सारी बातें हैं, इन सारी चीजों को एडजस्ट किया जाए, या ये नए साल के इवेंट्स ट्रीट किए जाएं और नए साल में ही 2020 में इनकी एडजस्टमेंट की जाए। मसलन जो बैड डेट था, बैड डेट तैयब का या तैयब का बैड डेट जो है वो एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड किया जाए 2019 का, या उसको एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड किया जाए 2020 का।
कि एक्सपेंस जो हुआ है वो तो 2020 में हुआ, तो क्या तैयब का बैड डेट 2020 का एक्सपेंस है या 2019 का है? जो केस का फैसला आ गया और सपोज आपके ऊपर कोई पेनल्टी लग गई है, तो क्या ये पेनल्टी जो है ये 2020 की है या 2019 की है? क्योंकि मुकदमा तो हमारे ऊपर 2019 में हुआ था, फैसला उसका अब हुआ है। इसी तरह के बहुत से और भी इवेंट्स जो हैं वो हमारे सामने आते होते हैं, और उनको एड्रेस कैसे किया जाए ये इस आईएएस की डोमेन में है। क्लियर है जी यहां तक? यस सर। ठीक है, कि टॉपिक है क्या वो हमने देख लिया। अब हम ज़रा चलते हैं और देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स इसके क्या हैं। टू स्पेसिफाई व्हेन अ कंपनी शुड एडजस्ट इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर इवेंट्स दैट अकर आफ्टर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड बट बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑथराइज्ड फॉर इशू। कि अभी जो हमने ये भी बात की कि एजीएम से पहले पहले क्या जो इवेंट्स हैं उन इवेंट्स को जो है वो हमें एडजस्ट करना चाहिए या हमें एडजस्ट नहीं करना चाहिए। To specify the disclosures that should be given about events that have occurred after the end of the reporting period but before the financial statements were authorized for issue. सेम वही जो चीज़ है वो क्वेश्चन वही दोबारा बात रिपीट हो रही है। डेफिनेशंस में इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड ये क्या चीज़ है जिसको ये स्टैंडर्ड जो है वो डिस्कस कर रहा है। दोज इवेंट्स favorable and unfavorable that occur between the end of the reporting period and the date the financial statements are authorized for issue। के तमाम वो इवेंट्स जो कि उन 2.5 महीनों में हो इनकर हो 2.5 महीनों में सामने आ रहे हैं, 2.5 मंथ्स में, जो कि हमारी बैलेंस शीट डेट और हमारी डेट ऑफ ऑथराइजेशन या जो एजीएम की डेट है, इस डेट के बीच बीच में जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, ऐसे इवेंट्स को इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड कहते हैं। और ये फेवरेबल भी हो सकते हैं, जैसे कि हमने बात की थी कि तैयब जो है वो पेमेंट भी कर सकता है, और अनफेवरेबल भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है कि तैयब बैड डेट कर दे। फेवरेबल भी हो सकता है कि कोर्ट का डिसीजन हमारे हक में आ गया है, और अनफेवरेबल भी हो सकता है कि कोर्ट का डिसीजन जो है वो हमारे हक में नहीं आया, बल्कि वो हमें कोई पेनल्टी वगैरह लग गई है। तो इन एनी केस, फेवरेबल हो या अनफेवरेबल हो, दोनों केसेस में क्या किया जाए, अपनी बैलेंस शीट एडजस्ट की जाए या ना की जाए। एडजस्टिंग इवेंट्स कौन से होते हैं? इवेंट्स दैट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ द कंडीशंस दैट ऑलरेडी एग्जिस्टेड एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। किसी इवेंट के का की एडजस्टमेंट के लिए, किसी इवेंट का एडजस्टिंग इवेंट होना, उसके लिए ये नेसेसरी कंडीशन है कि वो बैलेंस शीट डेट पे मौजूद हो। जो तैयब था, तैयब हमारा डेटर बैलेंस शीट डेट पे तैयब हमारा डेटर था, तो फिर हमने बात करनी शुरू की कि हाँ जी, क्या इसको अब इसने पेमेंट भी कर दी है तो हम पुरानी बैलेंस शीट में से इसको निकालें या ना निकालें। अगर तैयब जो है वो हम उसको 1 जनवरी को हम कर रहे होते, सेल कर रहे होते, तो 1 जनवरी जो है वो नया साल है, 2020 है, तो तैयब के जो डेट की एडजस्टमेंट है वो 2020 में होनी चाहिए, 2019 में उसकी एडजस्टमेंट की कोई तुक नहीं बनती है। जो मुकदमे की भी बात हमने की, मुकदमा हमारे ऊपर पहले से चल रहा था और अब उसका फैसला आ गया, तो it is an event which existed at the balance sheet date, which existed at the balance sheet date, और यानी अब उसके बारे में फर्दर एविडेंस जो है वो और फर्दर इंफॉर्मेशन उसके बारे में आ रही है, उस इवेंट के बारे में जो कि बैलेंस शीट डेट पे मौजूद पहले से था। नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स को कौन से हैं? इवेंट्स दैट हैव अकर्ड ड्यू टू कंडीशंस अराइजिंग आफ्टर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। के वो इवेंट्स जो कि बेशक नो मैटर हाउ नेसेसरी एंड हाउ pervasive, if they have occurred after the end of the reporting period, they will not be adjusted in the previous balance sheet. They will be adjusted in the current accounting period.
ठीक है, ऐसे ऐसे इवेंट्स को जो है वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स कहते हैं। इनकी इसकी एग्जांपल्स भी हम जो है इन सब की देखते होते हैं। एक एग्जांपल तो मैंने आपको ये दे दी कि अगर तैयब को हमने सेल ही 1 जनवरी को की है तो तैयब जो है वो ऑब्वियसली हमारा जो डेटर है वो नहीं है। अच्छा, एक एग्जांपल और भी हो सकती है, वो ये हो सकती है कि हमारा जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक था जो 31 दिसंबर को था, 1 जनवरी को जल्जला आया और जल्जला आने से वो सारे का सारा स्टॉक जो है वो जल गया, खराब हो गया, बिल्डिंग गिरी और वो सारे का सारा स्टॉक जो है वो तबाह हो गया। अब क्योंकि ये नए साल का इवेंट है तो इसकी एडजस्टमेंट भी जो है वो नए साल में ही होनी चाहिए। हम लोगों को ये बता देंगे कि 31 दिसंबर को ये जो क्लोजिंग स्टॉक आपको नजर आ रहा है, ये क्लोजिंग स्टॉक जो है वो सारे का सारा खराब हो चुका है, तबाह हो चुका है। लेकिन क्योंकि दिसंबर 31 तक इसको कुछ हुआ नहीं था, वैल्यूएशन जो हमने यहाँ पे आपको शो की हुई है, ये वैल्यू ठीक है, लेकिन ये जहन में रखें कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक आपको यहाँ नजर आ रहा है जिसकी वैल्यू हमने बताई हुई है, ये वैल्यू जो है वो अब हमारे साथ मौजूद नहीं है क्योंकि ये सारे का सारा स्टॉक जो है वो खराब हो चुका है। तो एडजस्टिंग इवेंट्स जो कि पहले से मौजूद और उनके बारे में फर्दर कोई नई इंफॉर्मेशन ऐसी मिल रही है जिसकी एडजस्टमेंट जो है वो ज़रूरी है, और नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स वो वाले हैं जिनकी कोई दोबारा से एडजस्टमेंट जो है वो नए साल का इवेंट है और वो एडजस्ट नहीं हो सकता है। सर जी जी सर ये नॉन एडजस्टमेंट वाले में आएगा ना, जल्जिला वाला जो है हाँ जी एग्जाम्पल? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फॉर नॉन एडजस्ट, अगर कोई इवेंट नॉन एडजस्टिंग हो तो ऑब्वियसली उसकी एडजस्टमेंट तो नहीं हो सकती, तो हम उसको नॉन एडजस्टिंग कह रहे हैं, तो हम उसको डिस्क्लोज कर देते होते हैं, डिस्क्लोजर दे देते हैं। डिस्क्लोजर जो होता है वो उसके बारे में रेलेवेंट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देने को कहते होते हैं। फॉर नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स, द नेचर ऑफ द इवेंट एंड एन एस्टिमेट ऑफ इट्स फाइनेंशियल इफेक्ट or a statement that such an estimate cannot be made। 1 मिनट के लिए एक्सक्यूज। अच्छा, तो अब इसमें जो यानी एक तो उसकी नेचर ऑफ द इवेंट के हुआ क्या था, उसकी एक्सप्लेनेशन कि भाई जलजला आया था या फ्लड आया था या फायर लग गई थी या कुछ इस किस्म का इवेंट हुआ जिसकी वजह से स्टॉक हमारा ज़ाया हो गया। और नंबर 2, एन एस्टिमेट ऑफ इट्स फाइनेंशियल इफेक्ट और अ स्टेटमेंट दैट सच एन एस्टिमेट कैन नॉट बी मेड। कि नंबर 1, अगर तो उसकी अमाउंट कैलकुलेट की जा सकती हो उस लॉस की, तो अमाउंट ऑफ लॉस भी रिपोर्ट कर देंगे। नंबर 1 क्या रिपोर्ट करेंगे, नेचर ऑफ द इवेंट क्या हुआ। नंबर 2, उसकी वैल्यू क्या है, उस अगर लॉस हो रहा है तो लॉस की वैल्यू क्या है, अगर तो वो लॉस कैलकुलेट हो सकता हो। और अगर लॉस कैलकुलेट नहीं हो सकता तो फिर आप ये भी बता देंगे कि भाई ये चीज जो है वो कैलकुलेशन में नहीं फिलहाल आ सकती है। ये कैसे होगी इसके बारे में भी हमने अभी जरा डिटेल में बात जो है वो करनी है। Obviously, this information should be disclosed in a note to the financial statements। और एडजस्टिंग इवेंट्स के लिए कोई डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है, उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो चीज ऑलरेडी क्योंकि एडजस्ट हो चुकी है, तो एडजस्ट हुई हुई चीज को बाकायदा तौर पे दोबारा से मजीद एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जो एडजस्ट आप नहीं कर सके उसके ना एडजस्ट करने की आपने इंफॉर्मेशन या डिस्क्लोजर जो है वो आपने जरूर दे देना होगा। क्लियर है जी?
हाँ जी, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. जी Sir, clear है. नहीं, ये कुछ बीच में कुछ मर्दाना सी आवाज आई थी जिसने कुछ कहा था कि पता नहीं क्या क्या कुछ कर दें, शायद हमजा बाबर था। सर मैं था, सॉरी, वो मैंने कहा क्लियर है। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब हम इस तरह करते हैं कि इसी की ही कुछ हम जो हमने ये स्क्रीन आपके सामने शायद अपीयर हो रही हो अब। IS 37 वाली ये अपीयर हो रही है जी? Yes, sir. अच्छा, क्वेश्चंस जो इसके होते हैं इस टॉपिक के, वो क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे उसमें न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा एज सच जो है वो नहीं हुआ करती हैं। उसमें आपने ज़्यादातर एक्सप्लेन ही करना होता है उसको, क्या कहते हैं, चीज़ को बस बताना होता है कि इसकी एडजस्टमेंट होगी नहीं होगी, या क्या होगा एडजस्टमेंट अगर उसकी ज़रूरत हुई तो। जी सर मतलब इसके जो क्वेश्चंस होंगे उसमें बस जस्टिफिकेशन देनी है हमने इवेंट्स के बारे में कि उनको क्यों हमें करना चाहिए डिस्क्लोज या क्यों हमें नहीं करना चाहिए डिस्क्लोज। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो IS 37 भी देख लेते हैं तब तक, और फिर इकट्ठा ही इनके ऊपर जो है इनकी एग्जांपल्स और वो सारी बातें जो है वो भी हम बुक का पेज जो आपको बुक फॉरवर्ड की भी है उसका पेज जो है वो 307 है, ठीक है। उसके ऊपर ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो दी हुई होगी इसकी। अब सबसे पहली चीज तो ये देख लें कि प्रोविजंस क्या होती हैं, कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज क्या होती हैं और कॉन्टिजेंट एसेट्स क्या होते हैं। तो प्रोविजंस जो हैं, प्रोविजंस जो हैं वो आर लायबिलिटीज ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग एंड अमाउंट। ये बात जो है वो हम पहले भी कर चुके हैं शायद, कि प्रोविजंस जो होती हैं वो बेसिकली लायबिलिटीज होती हैं इफ दे आर क्रिएटेड फॉर एनी एक्सपेक्टेड एक्सपेंस या लॉस। तो ये लायबिलिटीज होंगी। अगर प्रोविजंस जो हैं वो किसी एक्सपेक्टेड इनकम के अगेंस्ट क्रिएट की जाए तो फिर वो लायबिलिटी नहीं होगी, दैट वुड बी एन एसेट of uncertain timing or amount. Acha, a liability is a present obligation of the enterprise arising from past events, the settlement of which is expected to result in an outflow from the enterprise of the economic of the resources embodying economic benefits. अब दो चीजें इसमें जो है वो नोट करने वाली हैं। एक चीज जो नोट करने वाली है वो ये है कि ये जो लायबिलिटी होती है, इट्स अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट्स। पहले कुछ हो चुका है जिसकी सेटलमेंट जो है वो अब जरूरी है। मसलन पास्ट इवेंट ये है कि आपने लोन ले लिया था और अब उस लोन की रिपेमेंट जरूरी है। पास्ट इवेंट ये है कि आपने बंदे से काम ले लिया है और अब आपने उसकी सैलरी पे करनी है। पास्ट इवेंट ये है कि आपने जो है वो परचेजेस कर ली थी क्रेडिट पे और अब आपने उस बंदे को उसके पैसे वापस करने हैं। तो जो पास्ट इवेंट पे लायबिलिटी वो होती है, दिस इज द टेक्निकल डेफिनेशन, कि लायबिलिटी इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। आपके ऊपर अब ये चीज जो है वो आपके ऊपर जरूरी है कि आप अमाउंट रीपे कर दें, और ये चीज जो है ये अब आपकी ऑब्लिगेशन क्यों बनी है, it is based on a certain past event, जिसकी वजह से अब आपको ये जरूरी है कि आपने अमाउंट वगैरह पे करनी होगी। और ऑब्वियसली ये जो लायबिलिटी है इसको सेटल करने के लिए, इस ऑब्लिगेशन को सेटल करने के लिए आपके पास से आउटफ्लो होगा इकोनॉमिक रिसोर्सेज का। अब ये जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज का जो आउटफ्लो हो रहा है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज का जो आउटफ्लो है, ये भी बेसिकली जो है वो
ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कैश की फॉर्म में ही हो। लाइबिलिटी सेटल करने के तरीके और भी हैं। मसलन आप कैश पे करके भी लोन पे कर सकते हैं, लोन के बदले में आप शेयर्स भी इशू कर सकते हैं, लोन के बदले में आप अपनी मशीनरी भी दे सकते हैं, लोन के बदले में आप अपनी इन्वेंट्री भी अपने मनी लेंडर को जो है वो दे सकते हैं, जिससे लाइबिलिटी आपकी सेटल हो सकती है। और ऑब्लिगेटिंग इवेंट क्या है? ऑब्लिगेटिंग इवेंट इज एन इवेंट दैट क्रिएट्स अ लीगल or constructive obligation that results in an enterprise having no realistic alternative to settling that obligation. कि कोई ऐसा कोई दो वजूहात हैं जिनकी बिना के ऊपर जो है ये आपके ऊपर लाजमी है कि आप उसको सेटल करें। नंबर वन, ऑब्लिगेटिंग इवेंट जो है वो कोई लीगल कोई कॉज है, आपने जो है वो कुछ लिख के दे दिया है उनको, आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जैसे बैंक लोन के केस में आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया और कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो ये लिखा हुआ है कि आपने ये अमाउंट जो है वो वापस करनी होगी, तो अब आपको वो यू आर लीगली बाउंड टू ऑनर योर कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल जी, जो बैड डेट की प्रोविजन है वो इसी में ही आएगी। प्रोविजंस जितनी भी क्रिएट की जाती हैं उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ हम देख रहे हैं, और प्रोविजंस जो बेस करती हैं वो किस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पे बेस करती होती हैं? प्रोविजंस किस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पे बेस करती हैं? सबको अनम्यूट कर दिया है जी मैंने। सर मैचिंग कॉन्सेप्ट के। मैचिंग कॉन्सेप्ट पे, हाँ जी। और सर जी तैयब, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट पे बेस करती हैं। जी सर। प्रूडेंस ओके सर। ठीक है। जो ओके सर। ओके। प्रोविजन कहते हैं कि जिस पीरियड का रेवेन्यू हो, जिस पीरियड का उसी वो पीरियड में उसकी वजह से फिर वो चीज फॉलो हो जाएगी, लेकिन जो मेन एसेंस है जिस पे प्रोविजंस बेस करती हैं, अब टाइम हमारे पास इज लेस देन 1 मिनट, तो हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे कि ये कैसे प्रोविजंस जो हैं वो उसके ऊपर बेस करती हैं और प्रूडेंस के ऊपर कैसे बेस करती हैं। ऑब्वियसली प्रूडेंस की वजह से मैचिंग कॉन्सेप्ट जो है वो फॉलो हो जाएगा। तो बस ये अभी खत्म होने वाला है, तो मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, तो दोबारा फिर यहीं से बात शुरू करते हैं। ठीक है सर। ओके सर।